सभी बच्चों को नमस्कार। आज से हम लोग एक रिवीजन रन नाम की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि आप कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से क्लास 12th के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन करें। मैं प्रयास करूंगा कि सभी चैप्टर्स के लिए इस तरीके से रिवीजन मैराथन आपके एग्जाम से पहले बनाए जाएं। और इस सिलसिले में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस। आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। पढ़ने में सबसे इजी होता है ये, इसलिए मैं आपका रिवीजन जो है वो मैट्रिसेस से शुरू कर रहा हूँ। ये कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है जो लोग बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो देखिए, रिवीजन क्लास की इस सीरीज में हमारा मकसद पूरे चैप्टर को पढ़ना नहीं होगा। हमारा मकसद होगा कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं या डिफिनेशंस हैं उनको रिकॉल करते हुए परीक्षा में पूछे जाने वाले आसान सवालों की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले चूंकि हम मैट्रिक्स पे शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 या 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, ठीक है ना? अगर कुछ बच्चे हैं उनको हमें अरेंज करना है, एक क्लास में बैठाना है। मान लीजिए 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चों को अरेंज करने के लिए हमने कहा कि चलिए इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप अरेंज करिए। तो अब आप बताइए, इसको कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको अरेंज करके दिखाया कि पहले स्टूडेंट को यहाँ बैठा दिया, दूसरे स्टूडेंट को यहाँ बैठा दिया, तीसरे स्टूडेंट को यहाँ बैठा दिया और चौथे स्टूडेंट को पहली रो में कर दिया। उसके बाद अगले स्टूडेंट को दूसरे रो और पहले कॉलम में कर दिया, दूसरे रो और दूसरे कॉलम में कर दिया, दूसरे रो और तीसरे कॉलम में कर दिया, दूसरे रो और चौथे कॉलम में कर दिया। अब हमारे 8 बच्चे बैठ गए। फिर क्या किया गया? थर्ड रो बनाई गई, पहला स्टूडेंट, थर्ड रो बनाया गया दूसरा स्टूडेंट, थर्ड रो बनाया गया तीसरा स्टूडेंट और थर्ड रो बनाया गया फोर्थ स्टूडेंट। यानी टोटल हमारे 12 स्टूडेंट अरेंज हो गए। इसी तरीके से आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जैसे ये लिखा हुआ है 5 7 9 3 1 2, और इस तरीके से मान लीजिए एक दूसरा अरेंजमेंट हमने आपके सामने कहा। तो डेफिनेशन में देखिए हमने लिखाया कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते थे कि कोई पूछे कि मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। बस आप इतना समझिए, है ना? कोई लिखना नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अरेंजमेंट है किसका है? ऑब्जेक्ट का हो सकता है या फिर नंबर्स का हो सकता है। करेक्ट, चलिए ठीक, ऑब्जेक्ट या नंबर्स का हो सकता है। कैसे अरेंज कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप अरेंज कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से अरेंज करेंगे? रोज एंड कॉलम्स। अब आप समझिए, बस इतनी बात याद रखिए। आपसे एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, अब देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम लोग रोज कहते हैं। एक बार समझ लीजिए, बस बार बार नहीं इसको। इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो जैसे ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। यहाँ पे कॉलम कितने हो गए? 3, एक कॉलम 2 कॉलम 3। तो यानी यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, चूंकि यहाँ पे 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। तो ये जो 2/3 ऐसे किनारे लिख दिया गया है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि ये चलिए इस वाले मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर बताइए, तो यहाँ पे देखिए रो कितने हैं? 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 रो हो गए। और बताइए कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कॉलम कितने हो गए? कॉलम हो गए 4। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। तो आप देखेंगे कि हर मैट्रिक्स के बगल में, मैट्रिक्स में ध्यान रखें कुछ बच्चे ऐसे सिंगल लकीर खींच देते हैं, बेटा वो डिटर्मिनेंट माना जाएगा। मैट्रिक्स जब भी कभी लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट जैसा ये किनारे किनारे बनेगा, और इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो आप डेफिनेशन समझ गए, आप ये समझ गए कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक, अब आइए एक बड़ी सी मैट्रिक्स हम आपको लिख के दिखाते हैं और देखते हैं कितने बच्चे उसको समझ जाएंगे। ठीक है ना? एक बड़ी सी मैट्रिक्स हम आपको लिख के दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे रो होंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे। ध्यान रखना है, जैसे देखो इसको एक चीज और समझ लो, इसके इसके अंदर जो लिखे वो सारे इसके एलिमेंट कहलाते हैं। अब जैसे ये एलिमेंट है,
इस एलिमेंट का नाम क्या है, A13। ये A13 नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए पहले जो सफिक्स लगा होता है वो रो बताता है, बाद में जो सफिक्स लगा होता है वो कॉलम बताता है। तो पहला रो है यानी A1, यानी ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। बोलो, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और कौन से कॉलम का है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये भी आप समझ जाएंगे कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A24, तो आप बिना उस पूरे मैट्रिक्स को देखे इसकी पोजीशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सॉरी सेकेंड रो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम करेक्ट। ठीक, तो यानी मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है और किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसे डिसाइड करी जाती है, ये चीज आपने सीख लिया है। आइए एक जनरल मैट्रिक्स देखते हैं, बड़ी सी मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होंगे, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए आप बताना कि ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, यानी इसका ऑर्डर क्या है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, पहला रो लिखा A11, A12, A13 एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया और यहाँ पे आया A1N। अब आपको देखिए देखते ही पता चल गया होगा कि रो तो हमारे पहला है, लेकिन कॉलम कहाँ तक गया है, N कॉलम तक। इस तरीके से ऐसे हम कहें A21, A22, A23 एंड सो ऑन कहाँ तक, A2N तक। ठीक, ऐसे थर्ड रो A31, A32, A33 और इस तरीके से कहाँ तक, A3N तक। और ऐसे हम रोज बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए M रो हमने बना दिए, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। तो बच्चों कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, तो ये मैट्रिक्स है M/N की। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसका जो जनरल एलिमेंट होता है, इसका जनरल एलिमेंट लिखा जाता है ऐसे AIJ। AIJ का मतलब, ए मतलब सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, यानी ये एलिमेंट है किसका, ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और बच्चों ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाता है, बस केवल आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कैसे। ऐसे लिख दिया जाएगा, मैट्रिक्स का सिंबल बनाया जाएगा और यहाँ पे M/N लिख देगा। इसका मतलब आपको देखते समझ जाना है कि इसमें M रो और N कॉलम है, और बीच में इसको जनरल एलिमेंट लिख देते हैं AIJ। तो सब देखने वाले समझ जाएंगे, आई माने क्या, रो 1 से n तक हो सकता है, जे माने क्या, कॉलम कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से n तक। तो ये जो बड़ी वाली मैट्रिक्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिक्स M/N की मैट्रिक्स लिखना आ गया, किसी भी एलिमेंट को पहचानते कैसे हैं ये लिखना आ गया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये लिखना आ गया। उम्मीद करते हैं सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब चलिए बहुत जल्दी जल्दी से इनके कुछ टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो हम टाइप्स बस केवल आपको जानकारी के लिए बताएंगे, पूरा डिटेल नहीं लिखवाया जाएगा। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है। ये जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, बस इतना जानिए। दूसरा, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में वन रो होता है, जैसे 7, 5, 2। ये देखिए, एक अगर एक ही रो है तो हम लोग इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बहुत दूर तक पढ़ा जाता है, इंटरमीडिएट में नहीं, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां भी बहुत पढ़ा जाएगा। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे 5, 7, 3, 1, 6, 2 और 7, 5, 3। ये है 3 रो है यहाँ पे और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऐसे 2x2 का बन सकता है, 3x3 का बन सकता है, 4x4 का बन सकता है। बस जब भी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो आपको समझ जाना है कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, अब आगे थोड़े से स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़े से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स शुरू हो रहे हैं, बस इनको एक एक वर्ड में सुनते जाइए। अगला होता है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। यानी अगर हमने डायगोनल की बात करी, अब पहले यही आपको आगे समझा देते हैं। देखिए, ये जो होता है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना। अब आप लोग हर चीज लिख नहीं सकते, बस सुन लीजिए एक बार। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होते हैं। जैसे जैसे मैं एक मैट्रिक्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा है 5 0 0 0 3 0 0 0 7। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए आई जे होगा वो सारे जीरो हो गए होंगे, बस आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब, भाई जैसे ये है, यहाँ देखिए रो और कॉलम अलग अलग होगा, यहाँ रो और कॉलम की संख्या अलग होगी, यहाँ रो। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे केवल एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। इसमें भी एक जीरो हो सकता है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, एक ही पेज में आपने सारे टाइप्स रिवाइज कर दिए, है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, जब हमने डायगोनल बोला तो इसका मतलब ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसमें ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यानी इसमें सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 5 3 7 लिखा था, अब हम तीनों जगह पे अगर 5 5 5 लिख देते हैं, 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, तो ये देखिए सारे एलिमेंट कैसे हो गए? सेम हो गए। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा सुधार कर दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके सामने उभर करके आ जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पूरे मैट्रिक्स के फील्ड में अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको सवाल करने में बड़ी समस्या होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। बस इसमें क्या होगा कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स ही होगा, ये एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वन हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वहां पे केवल एक चीज चल सकती है, वो वन। और इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम आई से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बाई 3 की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो सारे बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, बस सारे एलिमेंट क्या हो गए? वन। अब चूंकि ये 3 बाई 3 का है तो इसको हम लोग I3 भी कहते हैं। अगर हम आपसे कोई पूछे कि हमको I2 लिख के दिखाओ, तो I2 मतलब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स 1 0 0 0, ये देखिए 1 0 0 1, ठीक है ना। 4 की भी ऐसे लिख सकते हैं, आपके यहाँ 99.9% इसको यूज नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे जो आपको जानना चाहिए, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और एक आखिरी में छूट गया जिसको हम सबसे आखिरी में बता देते हैं, सब सातवां होता है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, या फिर बच्चों इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में ऑर्डर देखे, ऑर्डर का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। मस्ट बी जीरो, यानी सारे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब आप अपनी एक्सरसाइज में जब आप आएंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पहली एक्सरसाइज जो सवाल आते हैं वो हमेशा 1 मार्क्स में आते हैं। तो हम लोग 2 3 क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क वाले करते हैं, ठीक। और उसमें हम लोग मैट्रिक्स की एल्जेब्रा को बेस बनाते हुए करेंगे। तो अब देखिए, इसको चलिए मैं इरेज करता हूँ। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, ठीक। चलिए, अब देखिए पहला रूल है, रूल नंबर 1।
ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। रूल नंबर 1 जो होता है वो बताता है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल कब होते हैं, तो दो बात ध्यान रखना है। एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट आइडेंटिकली इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिकली, अभी आपको ये बात समझ में बता दी जाएगी, आइडेंटिकली इक्वल होने चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो उनके बराबर होने का कोई संभावना ही नहीं है। पहली बात उनको तुरंत खारिज कर देना है। पहली बात, उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसका A11 उसके A11 के बराबर होना चाहिए, इसका A12 उसके A12 के बराबर होना चाहिए, इसका A13 उसके A13 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएंगे। और लगभग हर बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का सवाल यानी 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो फिक्स होता है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इफ में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दी गई इधर 4 3 x और 5। इधर आपकी एक मैट्रिक्स दी गई है कितनी, y z 1 1 और 5। अब आपसे कह रहा है कि हमको दोनों, तो देखो ये आपका 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो देखिए आपको y की वैल्यू तुरंत मिल गई, y की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ से इसको सेकंड एलिमेंट को इक्वल कर दो, बताओ z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आपका x y z आ गया। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। जैसे कहा है कि इसमें भी आपको वही एक्स वाई जेड बताना है। पहली मैट्रिक्स आपकी एक्स, पहला एलिमेंट है एक्स प्लस वाई, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 5 प्लस जेड और चौथा एलिमेंट है एक्स वाई। करेक्ट है। यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया गया है, इसके इक्वल में दिया गया 6, इसके इक्वल में दिया गया है 2, इसके इक्वल में दिया गया है 5 और इसके इक्वल में दिया गया है 13। करेक्ट है। अब बताइए अगर हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं तो बताइए 5 प्लस जेड जो सबसे इजीली निकल जाएगा 5 के बराबर, तो z इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो z की वैल्यू हमारी 0 आ गई। बताओ यहाँ पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन रहा है 6, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 13। अब आपको जैसे क्लास 6 7 8 9 10 में आप लोग सॉल्व करते थे, इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलो आओ जरा सॉल्व करते हैं। बोलो अगर यहाँ से y निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ला के इस वाले में रख दीजिए आप। तो देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 13 था। यहाँ पे क्या करेंगे, x ऐसे रहने दीजिए, y के प्लेस पे 6 माइनस एक्स कर दीजिए। एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन में शायद कुछ गलती हो गई है। हाँ ये 13 नहीं है, ये आपका 8 है। पहले बार एक बार 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और ये 8 है। सॉरी यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक, इसको 18 दिख रहा है, इसको सही कर लीजिए आप। तो बताइए कितना हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8। अगर सबको उस तरफ लेके चले जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसके दो फैक्टर कर लीजिए, तो 4 2 जा 8 होता है। तो एक तो x माइनस 4 आ गया, एक x माइनस 2 आ गया। अब आप बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। करेक्ट है। अब देखिए चूंकि x जब 2 होगा तो खुद देखो y कितना हो जाएगा 4। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे x2 रख दिया तो y कितना हो गया 4, और अगर आपने x4 रख दिया तो y कितना हो गया 2। तो मतलब दो आंसर बोल सकते हैं क्या, अगर x2 है तो y 4 होगा और z 0 होगा, पहला आंसर। अगर x आपका 4 है तो y कितना होगा 2 होगा और z तो हमेशा क्या होगा 0 होगा।
ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड हैं। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। और 1 मार्क का क्वेश्चन आपके यहाँ आना कन्फर्म है, ठीक है ना। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब आगे आप देखेंगे ना, तो आगे के सवालों में आपको क्वेश्चंस लिखा होगा और हम रूल उसमें कौन सा यूज होगा। एडिशन का है तो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं हम वहीं बता देंगे। मल्टीप्लिकेशन का है तो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वहीं बता देंगे। तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू वहां पे जो जरूरी रूल हैं उनको हम रिवाइज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बताइए, कोई पूछे कि ये किस पर बेस्ड है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और कुछ नया इसमें यूज नहीं होना है। तो बताइए, आप लिख सकते हैं कि बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। तो बच्चों हमारे पास देखे यहाँ पे पहला इक्वेशन आया a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा बताइए क्या आया, 2a, यहाँ से ये इसको इसके बराबर करिए और 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आ गया 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अगला बताओ, 2a प्लस सी कितना आ गया 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और नेक्स्ट क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू, ये 13 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब बताइए, अगर इन चारों को हम सॉल्व कर लें तो हमको ए बी सी डी पूरा मिल जाएगा और हम आराम से आंसर बता सकते हैं। तो इसके लिए जाओ क्लास 10 में। क्लास 10 में जाने का मतलब क्लास 10 के कॉन्सेप्ट को याद करो और बताओ कैसे करते थे, याद आ रहा है तो बोलिए। इससे ये क्या हुआ, कट गया, ए में से 2a हटाया तो माइनस ए आ गया, -1 में से 0 हटाया तो -1, तो बोलो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जब आपका a 1 आ गया, तो अगर हम यूज कर लें इक्वेशन 1 को, तो बताइए इक्वेशन 1 क्या लिखा था, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए के प्लेस पे 1 यूज कर लीजिए, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब देखो b यहाँ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो बताओ b की वैल्यू हो गई 1 + 1। तो आपको बच्चों b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कैलकुलेशन आप लोग भी ध्यान रखना, है ना। तो अब आपने देखे दो इक्वेशन सॉल्व करके दो चीज निकाली, एक तो a1 निकाल लिया, b कितना निकाल लिया 2। अब आओ इन पे, तो देखो यहाँ पे a पता चल गया है तो c हम निकाल सकते हैं। बताओ इक्वेशन क्या था, 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या था 5, a के प्लेस पे 1 रखो, यूज a इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2, यानी c कितना हो गया 3 हो गया। देखो एक बहुत अच्छा उत्तर आता जा रहा है, c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब देखो जब c निकल आया तो d निकाल लो, ठीक। तो बताओ इक्वेशन क्या था, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ पे c कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो बच्चों यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस डी इज इक्वल टू 13। जब आप यहाँ से d कैलकुलेट करेंगे तो 13 माइनस 6 यानी 13 में से 6 गया कितना हुआ 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे इक्वेशन में क्या था 3c प्लस डी था, इसको 3c कर दो, ये देखो 3c प्लस डी हो गया करेक्ट, और यहाँ पे कर दो 3c प्लस डी। तो बस बताओ 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 4। तो 13 माइनस 9, देखो उत्तर से डाउट हो गया तो बड़ा अच्छा आंसर आ रहा था, कैलकुलेशन हल्की सी गलत हुई तो आपको आंसर गलत मिल गया। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 4। तो ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना होने पाए, ठीक। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कन्फर्म है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन 100% कन्फर्म है ना। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आपकी पहली एक्सरसाइज में ही एक क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में दी गई है, इसमें थोड़ा सा 11th क्लास का नॉलेज यूज हो रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3 by 3 जिनमें
हर एंट्री क्या हो, 0 हो या 1 हो। अब आप बच्चों बताओ, अगर आपको 3x3 का कोई मैट्रिक्स बनाना है, तो 3x3 के मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ये पहला एलिमेंट, इसको 0 ना समझिएगा, ठीक है ना, इसको चलिए हम स्क्वायर बना देते हैं। ये पहला घर यहाँ बनेगा, दूसरा घर यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, यानी ये टोटल 9 प्लेसेस होंगे जिनको आपको भरना है। ठीक, अगर आपको 3x3 की कोई मैट्रिक्स बनानी है तो इसका मतलब ये 9 प्लेसेस आपको फिल करने हैं, करेक्ट। अब आपके पास देखिए कोई ऐसी बात तो कही नहीं है कि केवल 0 रख दिया गया तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब हर प्लेस को भरने के दो तरीके हैं। भाई इस प्लेस को भी आप 0 से भर सकते हो या 1 से भर सकते हो। इस प्लेस को भी आप 0 से भर सकते हो या 1 से भर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 9 प्लेसेस, देयर आर 9 प्लेसेस, टोटल 9 प्लेसेस हैं, करेक्ट। ईच प्लेस कैन बी फिल्ड, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड with with 0 और 1, मीन्स टू वेज, दो तरीके हैं। तो आप क्लास 11 का रूल याद करिए, एक काम करने को दो तरीके, अगले काम करने को दो तरीके, अगले काम करने को दो तरीके, टोटल 9 काम है। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते थे तो बताइए टोटल नंबर ऑफ द वेज दैट जॉब कैन बी डन, तो 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो बच्चों आंसर क्या आया, 2⁻⁹। अब 2⁻⁹ क्या होता है, 512। इसका मतलब आप इस कितने 512 मैट्रिसेस बना सकते हैं, समझिए। मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का, एलिमेंट आपके केवल दो हैं, 0 या 1, फिर भी 512 टाइप के डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये क्वेश्चन करिएगा, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया है यहाँ पे हमने आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है, लेकिन उम्मीद है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अब आप ये सीख गए तो उनको रिवाइज करने, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए आज के। थर्ड देखिए, यह भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी इनको बताओ क्या होगा। अब आप बताइए इक्वलिटी क्या कहती है, नहीं सॉरी, ये इक्वलिटी पे नहीं है, ये बेस्ड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए सवाल करें इससे पहले हम आपको एक रूल यहां बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए रूल क्या है, रूल ये है कि एडिशन जो है वो पॉसिबल तब है जब ऑर्डर कैसा हो, सेम, ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं जोड़े जा सकते, आप तुरंत मना कर दीजिएगा, नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक मैट्रिक्स 2x3 की है, एक मैट्रिक्स 3x4 की है, ऐड करने के लिए प्रयास ही नहीं करना, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। फिर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। और देखिए ये रूल जो एडेड के लिए वही सब्ट्रैक्टेड के लिए भी है, तो आप दोनों के लिए समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए में आपके लिखे हैं 3 5 1 2 7 2 या 5 लिखा हुआ, बी आपकी मैट्रिक्स है 5 1 2 3। अब कोई हमको बोलता है कि हमको ए प्लस बी करके दिखाओ, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब इसमें चलो हमने एक एक एलिमेंट बढ़ा दिया, अब ये पॉसिबल है। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम। अब हम यहाँ ए प्लस बी कर सकते हैं, तो बताइए ए प्लस बी अगर करेंगे तो बस आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा, पहले रो दूसरे कॉलम, पहले रो दूसरे कॉलम का। तो बताइए 3 + 5 कितना हो गया, 8, 5 + 1 कितना हो गया, 6, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 7 + 5 दिस इज 12, एंड 5 + 3 दिस इज 8। ऐसे आप माइनस भी कर सकते हैं। बहुत इजी काम होता है मैट्रिसेस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दो मैट्रिक्स आपके केवल और केवल तब ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर कैसे हो, सेम। तो आइए इस सवाल का आंसर देखते हैं।
तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। देखिए पहला मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सेकंड एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, and this is a square plus b square. This is the first matrix, and the second matrix is also of order 2 by 2. This is 2ab, 2bc, minus 2ac, and this is minus 2ab. Now as per the रूल ऑफ एडिशन क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर देंगे, ये वाला इससे प्लस हो जाएगा। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा, दिमाग पे जोर डालो, प्लस 2bc, फिर बोलो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये माइनस है, 2ac, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताइए ये फॉर्मूला बन गया, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करिए। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया बी प्लस सी का ही स्क्वायर, और ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो। तो चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने एक ही क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, आप बहुत इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को अगर आपने सीख लिया तो आपके दो चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तभी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जरा प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए देखो कुछ रूल देख लो, ये रूल देख लो। रूल एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट। दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर इसको रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर। जैसे मान लीजिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4 7 2 6, और हम कहते हैं कि हमको 2a बताओ। यानी क्या है, इस मैट्रिक्स में हमने एक संख्या का मल्टीप्लिकेशन किया है। 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाफ का कर सकते हैं, 1/4 का कर सकते हैं, -3 का कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि हर एलिमेंट 2 टाइम्स हो जाता है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, क्लियर। यानी नंबर से मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी इजी टास्क। लेकिन दूसरा जो है वो है रूल, इसमें वो है टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, आपको इस चीज को बहुत ध्यान से सीखना है। रूल हम यहां बताएंगे लेकिन एग्जांपल यही ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है मान लीजिए m/n। तो समझ जाना इसमें रोज कितने हैं m है, कॉलम कितने हैं n है। ठीक, एक दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया जिसका मान लीजिए ऑर्डर है p/q। ठीक, हमने क्या बताया कि हर बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ही जा सके ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कब किया जा सकता है उसी को समझना है। तो ध्यान रखना है कि कोई पूछे कि मैट्रिक्स यानी ए में बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, यानी ए इंटू बी पॉसिबल कब है, इफ, डबल इफ लगा दें, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, केवल तब है जब जो इसके कॉलम है, यानी जो इसका कॉलम है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, ये आपस में इक्वल हो। बस इतना याद रखना, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और कोई पूछे कि फिर भैया रिजल्ट कैसा आएगा, अगर पॉसिबल हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो बस इन दोनों को उड़ा दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो m/p का आएगा। यानी यहां से रो उठाया जाएगा और यहां से कॉलम उठाया जाएगा। ठीक, ऐसे कोई पूछे कि बताइए बी ए पॉसिबल कब है, बी ए पॉसिबल कब है,
यानी व्हेन यू कैन मल्टीप्लाई बी इंटू ए। तो ऐसे में क्या होगा कि बताइए, बी में ए का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब बी के जो कॉलम्स हैं, बी के कॉलम्स वो ए के रो के बराबर हो। तो बी के कॉलम्स कितने हैं, क्यू, ए का रो कितना है, एम, बी का कॉलम हो गया क्यू। और यानी आपको सिंपल शब्दों में ये समझना है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को पहले नंबर पे रख रहे हैं, दूसरे मैट्रिक्स को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं, तो पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही केवल तब है जब पहले के कॉलम्स की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर हो। अगर वो बराबर नहीं है तो आप सीधे मना कर दीजिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब बाकी मल्टीप्लिकेशन में करते कैसे वो एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे ये आपका है कि आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 1 3 -1 0 2, ये हो गया। चलिए ये सीख लिया तो फिर आपने अभी ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो रहा है। 2 - 3 1 0 और 3 1, ये है। अब पहले चेक करो कि पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इसमें कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, यहाँ पे रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 2। यानी देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल। तो चलो अगर पॉसिबल हो गया तो फिर कोई पूछे कि रिजल्ट क्या आएगा, तो यहीं से हमको रिजल्ट का अंदाजा लग जाता है, यहीं से हमें रिजल्ट अंदाजा लग जाता है। देखो यहाँ पहले का रो उठा लो 2 और दूसरे का कॉलम उठा लो 2, यानी इससे बड़ा इसके अलावा अगर आपका उत्तर कुछ आ रहा है तो समझिए आप गलत कर रहे हैं। तो चलिए, आप गलत कर नहीं सकते, आप बिल्कुल सही करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 × 2, 3 × 2 प्लस -1 यानी सेकंड एलिमेंट -1 × 1 प्लस अगला बोलिए 3 × 3, 3 × 3। ये देखिए पहला एलिमेंट बन के तैयार हो गया। अब देखिए चूंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपने रो लिया है तो यहाँ रिजल्ट में भी पहला रो तैयार होगा, पहला रो तैयार होगा। अच्छा आपको मालूम है कि रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो पहले रो का पहला एलिमेंट मिल गया, अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो रो आप यही रखिए, अब ये वाला कॉलम ले लीजिए और फिर वही काम करिए। तो बताइए 3 × -3, अभी मल्टीप्लाई हम लोग बाद में करेंगे, पहले लिखना सीख लीजिए। -1 × 0, -1 × 0, फिर अगला 3 × 1, 3 × 1। ठीक, तो आपका देखिए यहां से फर्स्ट रो उठाया, इसका मतलब रिजल्ट का फर्स्ट रो बन के तैयार हो गया। अब यहां से जब हम सेकेंड रो उठाएंगे तो देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी A21 बनेगा। तो देखिए ये A21 यहाँ आएगा, -1 × 2, -1 × 2 प्लस 0 × 1, 0 × 1 प्लस 2 × 3। ठीक, ऐसे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम तो -1 × -3, 0 × 0, 2 × 1। अब आप इसी को चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं सॉल्व। तो उत्तर कितना आ गया, देखिए 3 × 2 = 6 -1 + 9। ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, -3 + 0 + 3। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका हो गया -2 + 0 और +6। ठीक, और ये हो गया 3 + 0 + 2। ठीक, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। तो ये देखिए 9 6 15 में से 1 हटा दो, 14 आया, 3 और 3 घट गया 0, और 6 में से 2 हटाया 4, और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो बताइए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट।
अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जैसे है, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन पर ही यूज है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई नहीं, बस वो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे लिखा है 3 टाइम्स क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना लिखा है, एक्स। थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करते, बाकी आपको सॉल्व करने का प्रयास करना, उतना हम छोड़ देंगे, आप ट्राई करना, देखना कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 4x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू और 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों को प्लस करना, राइट साइड क्या करना, प्लस, तो प्लस का रूल लगा दो। बताइए पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, x प्लस 4, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 6, ठीक। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चौथा क्या आ जाएगा, 2w प्लस 3, ये ऐड हो गया, ठीक। यहाँ किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था बताइए, क्या होता था, 3x 3y 3z 3w। अब लगा दो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, तो बताओ 4 इक्वेशन बन के तैयार हो जाएंगे। पहला इक्वेशन होगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है आपको सॉल्व करने में। दूसरा इक्वेशन होगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चलिए ये थर्ड हो गया। और फोर्थ बताइए क्या हो जाएगा, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब इन चारों को सॉल्व करिए, उत्तर निकालिए। यहाँ से इन दोनों से देखे एक्स वाई पूरी तरीके से आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से w आ जाएगा, और w यहाँ रख देंगे, यहाँ से z आ जाएगा। तो ये चारों इक्वेशन सॉल्व करके आप इसको करिएगा, ठीक है ना। हमें लगता है कि आप इसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसने कहा है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ए दे रहे हैं। अब आप ए क्यूब निकालिए, 6a² निकालिए, 7a निकालिए, 2i निकालिए। यहाँ पे i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन सबको सॉल्व करके दिखाइए कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो देखिए एक एक काम ध्यान से करिए। जैसे आप i जानते हैं, i 3/3 की लिख दीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। तो बताइए अब हम आपसे कहें कि 2i बताइए, तो हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक। चलिए आपने 2i निकाल लिया। हम आपसे कहें कि 7a निकालिए, तो चलिए 7a का मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे a में, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आओ जरा 7 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 7 0 7 2 जा 14, ठीक। 7 0 0 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 14 0 21। देखिए दो पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिए, ये बड़े आसान होते हैं। अब बात आती है ए स्क्वायर की। तो बच्चों ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर में सारे एलिमेंट का मल्टी स्क्वायर कर देंगे, नो, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। आओ जरा ए इंटू ए करते हैं, यही तो मेन काम है। तो जब ए इंटू ए करेंगे, यानी 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये ए हो गया। ध्यान से कैलकुलेशन गलत ना हो पाए, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ठीक। चलिए स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से, पहला रो और पहला को तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0, देखो ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 4। अगला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 आपका 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 0, ठीक। फिर फर्स्ट रो 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 और प्लस 2, ये देखिए 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे अब सेकंड रो उठाइए, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2।
ऐसे सेकंड रो और सेकंड कॉलम लीजिए तो 0 × 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस सेकंड एलिमेंट 2 2 जा 4 हो गया, प्लस थर्ड एलिमेंट 0 हो गया। ऐसे सेकंड रो और थर्ड कॉलम लीजिए तो 0 × 2 0 हो गया, सेकंड 2 × 1 2 हो गया, 1 × 3 3 हो गया। नेक्स्ट 2 × 0 1 2 हो गया, 0 × 0 0 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 + 0 + 6 हो गया। फिर ऐसे 2 0 फिर 0 और 0 यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 और 0 × 1 0 और 3 × 3 9। तो देखिए ए स्क्वायर आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया 5 0 8 2 4 5 और 8 0 और 13। एक बार आप लोग भी चेक करते चलिएगा, बिल्कुल सही आना चाहिए, है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर में हमें मल्टीप्लाई करना है चलिए ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। ए स्क्वायर के बाद चलो हम इसी में देखो, अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर के बाद हमको इसमें 6a² चाहिए। तो चलो जरा 6a² निकाल लो। तो 6a² कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 0 और 13 6 जा 78 हो गया। चलिए ये 6a² हो गया, यानी हमारे पास ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया, और हमको चाहिए a³ चाहिए हमको। तो चलिए a³ हम लोग थोड़ा आपको समझ देते हैं। a³ निकालिए, देखिए कितना आ रहा है a³। अब जरा a³ की बात करते हैं। तो देखिए a³ के लिए हमको एक थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, ठीक है ना। तो a³ कैसे निकालेंगे, चलिए इसको जरा हम इस वाले पेज को इरेज करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट में, जो जरूरी है उतना। ए a³ के लिए हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, चलिए ठीक है ना। आइए a³ कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए a³ निकालते समय हम लोगों को a² की जरूरत पड़ेगी, तो हम a² अपना बचा के रखते हैं, बाकी इसको हटाते हैं। चलिए हाँ, a³ का मतलब हो गया a² × a। अब देखिए a² आपके पास आ चुका है, a² कितना आया है 30 0 48, 30 0 48, फिर क्या है 12 24 और 30, फिर अगला है 48 0 और 78, और इनटू में ए करना है, इनटू में ए। तो जब आप इनटू में ए करेंगे तो ए आपका क्या था 102, फिर क्या था 021, फिर क्या है और 203, ये a³ हो गया। तो इस तरीके से जब आप a³ को सॉल्व करेंगे तो फिर से वही मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाइए। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि a³ क्या है। ठीक
एक गलती यहाँ पे हुई है कि हम लोगों ने ए स्क्वायर यूज कर लिया है। देखिए ए स्क्वायर तो ये था 508 था, अब तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो चलो अभी हम लोगों की गलती यहीं पे सुधार लेते हैं। ये देखिए ये है, इरेजर लेते हैं, इसको खाली करते हैं, हाँ इसको खाली करते हैं, सॉरी ये आपका था 6a², ठीक है ना। चलिए क्या है, 508 2 4 5 और 8 0 13। ध्यान रखना ए क्यूब निकालते समय ए स्क्वायर इंटू ए चाहिए। आपने ये मिस्टेक, हमने ये मिस्टेक करी थी, 6a² लिख दिया था, हमको सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए। अब आप इसको इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 = 5 प्लस कितना हो जाएगा 0 और प्लस 8 2 = 16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20। ऐसे अगर हम लोग 5 का 0 में करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो अगला एलिमेंट 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं वैसे करिएगा, 5 2 = 10 प्लस 8 1 = 8 18, सॉरी 5 2 = 10 प्लस 0 1 = 0 और प्लस 8 3 = 24, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट आपका जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बता दूं इसका 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। ऐसे आपका 34 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 55 आ जाएगा, ठीक। आप कोई भी रो चेक कर लीजिए, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब आप कुछ कह रहा कि हमको प्रूव करके दिखाइए कि क्या ये 0 है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए था बताओ। देखो अब अगर हम लोग इसको प्रूव करने के लिए आएंगे तो प्रूव करने के लिए चाहिए हमको a³ -6a² प्लस 7a और प्लस 2i। देखिए सब चीज आपके सामने लिखा हुआ है, a³ आ गया है 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55 -6a², ये देखो 6a² यहाँ लिखा हुआ है, 30 0 48 फिर कितना 12 24 30 फिर कितना 48 0 और 78, करेक्ट। प्लस 7a, देखिए 7a कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 0 14 0 14 7 14 0 और 21, और प्लस 2i कहाँ लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब आप देखिए क्या सारे एलिमेंट मिल करके नल मैट्रिक्स बना पा रहे हैं। तो देखिए प्लस प्लस वाले ऐड करिए, 21 और 7 कितना हुआ 28, 28 में से 2 हटा दो 30 और 30 में से ये 30 हट गया 0 हो गया। देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सेकंड एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे 34 और प्लस 14 कितना हुआ 48 और प्लस 0 0, 48 में से 48, तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट आपके नल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ऊपर। तो यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, एक सवाल आपके यहाँ कन्फर्म आएगा, कन्फर्म है। आप पहले जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के, जो भी 2i 3i 4i जो भी है, फिर एक आपका ए में 7 का मल्टीप्लाई कर देना, a² निकालिए फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, और a³ निकालने के लिए हमेशा a² का इस्तेमाल करिए। अगर आपको मैट्रिक्स का करेक्ट मल्टीप्लिकेशन, जैसे देखिए हम ही लोग करते समय गलती से 6a² नोट कर ले रहे हैं, तो वो मिस्टेक आप वहां भी कर सकते हैं, तो उससे बचना है और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो है दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं आपके, उनको हम जल्दी से कर लेते हैं, बस इस क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक सवाल आपका इस कॉन्सेप्ट पर भी आएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है। तो देखिए एक ही लाइन लिखी, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड और कॉलम और कॉलम्स इनटू रो। कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, अगर लिखी है 5 3 5 0 2 7 और 5 3 2, तो जो बच्चों इसका जो ट्रांसपोज होता है या तो ए डैश लिखा जाता है, या ए के ऊपर बार लिखा जाता है, या ए के ऊपर टी लिखा जाता है। और इसका मतलब होता है कि जो पहला रो है, देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 5 3 5। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए 0 2 7। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए 5 3 2। हो गया ये ट्रांसपोज। तो यानी यहां से रो उठाइए, कॉलम के जैसा लिख दीजिए, ये रो उठाइए, कॉलम के जैसा लिख दीजिए, ये रो उठाइए, कॉलम के जैसा लिख दीजिए, तो ट्रांसपोज आपका निकल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। करेक्ट है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो, अगर इसका मान लीजिए ऑर्डर 3/3 था तो इसका भी ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 था तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। अगर ए ट्रांसपोज मान लीजिए 4/3 का था, ए 4/3 का था, तो ए ट्रांसपोज जो है वो 3/4 का हो जाएगा। इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे कोई पेन है उसका उल्टा करो और फिर वापस से उल्टा कर दो, तो वापस से पेन सीधा हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अगर मान लीजिए दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हैं और इनका होल ट्रांसपोज ले, तो इसका मतलब ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। थर्ड क्या है, अगर हम ऐसे माइनस में भी कर सकते हैं। एक जो तीसरा रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, और इसको हम लोग रिवर्सल लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ कहते हैं। तो ट्रांसपोज के बारे में ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब जब आप ट्रांसपोज जान गए तो दो टाइप की मैट्रिक्स होती है। पहली होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सवाल आपके यहां से भी आना कन्फर्म है। तो कोई पूछे कि बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। कभी भी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। इसकी क्या खूबी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और अगर वो उसी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो साधारण मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ए लिखा 5 7 4 7 3 1 4 1 5। अब आइए जरा हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर हम ए डैश ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज में देखो पहला कॉलम क्या था, 5 7 4, पहला रो था 5 7 4, तो उसको हमने 5 7 4 पहला कॉलम बना दिया। दूसरा रो है 7 3 1, तो उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरा रो है 4 1 5 4 1 5, इसको हम, अब आप देखो गौर से, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं। 5 7 4 5 7 4, 7 3 1 7 3 1, 4 1 5 4 1 5, यानी ये मैट्रिक्स ऐसी है कि इसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जल्दी से लिखना बता दें। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना हो, जो एलिमेंट यहां लिखो वही यहां लिख दो, 5 7 4 5 7 4। जो इस तरफ लिखो वही ऐसे लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। ठीक, फिर बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि अगर किसी का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसके नेगेटिव के बराबर हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है ना। तो यानी वहां पे ए ट्रांसपोज और ए बराबर थे, यहाँ पे ए ट्रांसपोज और माइनस ए बराबर। ठीक है ना, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिखने का तरीका आपको बता दें कि जैसे मान लो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, 0 4 और 3 यहां लिखो, या मान लो 4 - 3 है, तो इस तरफ लिखो तो इनका साइन चेंज करके लिख दो, यानी -4 और 3 लिख दो। यहाँ पे 0 और 2 लिखा हुआ है, तो 0 और -2 लिख दो, और यहाँ पे 0। अब आप देखेंगे अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बताइए ए ट्रांसपोज क्या बनेगा,
0 4 -3 -4 0 2 और 3 -2 0, ये आया। अब अगर हम इसी ट्रांसपोज का नेगेटिव ले लें, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 4 -3 -4 0 2 और 3 -2 0। तो आप गौर से देखिए, बताइए माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक बारे में, एक ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ skew symmetric matrix are always जीरो। कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ आए। अगर ऐसा होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके यहाँ पूछी जाती है, ठीक है ना? तो हम आपको ये क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो ये है कि आपके यहाँ पहले इसका प्रूफ आता था, लेकिन अभी आपको बस ये थ्योरम याद रखना है। क्या? कि दुनिया की हर स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आप ऑफ द वर्ड ना लिखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी दुनिया की हर मैट्रिक्स के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। उसमें से एक टुकड़ा होगा जो सिमेट्रिक होगा, एक टुकड़ा होगा जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसका थ्योरम का आपको याद रखना है कि इसका पहला पार्ट होता है हाफ ए प्लस ए डैश और दूसरा होता है हाफ ए माइनस ए डैश। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो पहला वाला पार्ट होता है ये सिमेट्रिक होता है, इसका उत्तर आते ही आप देखोगे सिमेट्रिक होगा। ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आपको थ्योरम क्या याद रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा? एक आपको मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो दो ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में जिनमें एक पार्ट सिमेट्रिक हो, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। बड़ा आसान है, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे पहला पार्ट आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर का सवाल आपके यहाँ एग्जाम में आना कंफर्म है। चलिए एक सवाल आपको इसी टाइप का करके दिखाते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको मालूम है फॉर्मूला बाई थ्योरम, क्या जानते हो? हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ऐसे कहीं नोट कर लेना इसको कॉपी पे, ठीक? अब देखो ये मैट्रिक्स आपकी ए है, तो चलो जरा ए डैश हमको लिख के दिखाओ। तो देखो पहला रो क्या था? 3 3 -1, तो ये हो गया 3 3 -1। दूसरा रो क्या था? -2 -2 1। तीसरा रो क्या है? -4 -5 और 2 हो गया, ठीक? आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब आओ जरा दोनों को प्लस करते हैं, तो a प्लस ए डैश निकालो। बताओ 3 और 3 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 3 में से 2 हटा दोगे 1 आ जाएगा, -1 और -4 जोड़ोगे -5 आ जाएगा, 3 में से 2 हटा दोगे 1 आ जाएगा, -2 और -2 जोड़ोगे -4 आ जाएगा, 1 और -5 कितना हो जाएगा? -4 हो गया, -4। 3 -4 और -1 कितना हो गया? -5, -5 और ये हो गया -4। और बोलिए 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखो जरा एक नजर डालो, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, हो गया सिमेट्रिक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, सिमेट्रिक हो गया। तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक बनेगा, लेकिन आपको बाहर से क्या लगाना? हाफ लगाना। और आ जाओ हाफ लगा देते हैं, ऐसे हाफ लगा, हो गया। ऐसे बताओ a माइनस ए डैश करो, a में से a डैश घटाओ, 3 में से 3 घट गया, देखो ये रहा 3 a और ये रहा 3, 3 में से 3 घटा 0, 3 में से जब -2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा,
-1 में से -4 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से ये जब घटाओगे तो -5 आ जाएगा। -2 में से -2 घटाओगे 0 आ जाएगा। 1 में से -4 घटाओगे 6 आ जाएगा। ये लो 6 आ गया। ठीक, -4 में से -1 घटाओगे तो आपका आंसर कितना हो गया? -3। -5 -1 ये कितना हो गया? -6 और 2 -2 0 हो गया। ये आ गया हाफ, इसी के आगे हाफ लगा दो, ये लो हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ कर दो। तो बताइए आंसर आप कैसे लिखेंगे? पहले अपना मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर वैल्यू लिख देंगे हाफ ए प्लस ए डैश की और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की। आप ये हाफ लगा के भी लिख सकते हो और हाफ से सबको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। हो गया आंसर। ठीक, चलिए एक ये मैट्रिक्स है जो आपके यहाँ सिंपल ट्रांसपोज पर बेस्ड है, आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है, ए लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया ए। तो बताओ ए डैश क्या हो जाएगा? पहला रो पहला कॉलम बना दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब कह रहा है हमको ए डैश में ए से मल्टीप्लाई करिए, तो आइए ए डैश इंटू ए करते हैं। ए डैश में पहले लिख दो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, इसके बगल में ए लिख दो। ए कितना हो गया? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। करेक्ट है। आओ जरा दोनों को इंटू करके देखते हैं, इंटू करने वाले रूल से। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। करेक्ट है। साइन अल्फा, पहला रो लेंगे दूसरा कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये लो भी कट के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर ऐसे कॉस अल्फा, देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे ये कट करके 0, ये कट के 0, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से 1 0 0 1, और पहचानिए ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये मैट्रिक्स आई हो गई। ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मैट्रिक्स के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एग्जाम के टाइम में 1 घंटे में एक चैप्टर आपको कैसे तैयार करना है, उसके लिए आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।